नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, इसके पहले कि मैं आज का टॉपिक प्रारंभ करूं, आपसे एक अपील है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसको शेयर भी किया करें और जो वीडियो आप देखते हैं उस पर कमेंट भी अवश्य किया करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा। मुगल साम्राज्य की स्थिरता और शक्ति का आधार उसकी सेना थी। सैन्य व्यवस्था को हम अगर देखें तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सैन्य व्यवस्था वो थी जो बाबर और हुमायूं के समय में थी, उसके बाद फिर सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन आया अकबर के शासनकाल से। अकबर ने एक नई सैन्य व्यवस्था लागू की जो कि उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी लागू रही। जहाँ तक बाबर का प्रश्न है, बाबर को उज़्बेक, मंगोल तथा तुर्कों की युद्ध कला का व्यक्तिगत अनुभव था। उसकी सेना का संगठन मंगोल और तैमूरी परंपरा के ऊपर आधारित था। उसकी सेना में तुर्क, मंगोल, चगताई, ईरानी, अफगान, उज़्बेक तथा भारतीय भी सम्मिलित थे, जो कि भिन्न भिन्न जातियों और धार्मिक विश्वासों के लोग थे। तो कहने का मतलब कि उसकी सेना जो थी वो एक मिश्रित सेना थी। सेना के जो प्रमुख अंग थे वो पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना थे। हुमायूं को भी बाबर की यही सेना विरासत के रूप में मिली थी और इस सेना में एक विशेष बात यह थी कि चूंकि इसमें भिन्न भिन्न संप्रदायों, जातियों इत्यादि के लोग मिले हुए थे, तो इसलिए इस सेना में एकता का अभाव दिखाई पड़ता है। अकबर के समय में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया कि सेना को फिर से नए सिरे से संगठित किया जाए। अकबर जिस समय गद्दी पर आया तो उस समय वो अल्पवयस्क था, बालक था, लेकिन जब धीरे धीरे बैरम खां के संरक्षकत्व से उसको मुक्ति मिली तो उसके बाद उसने सैन्य संगठन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि बिना एक अच्छी सेना के, बिना मजबूत सेना के साम्राज्य विस्तार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अकबर के समय में मुगल सेना का नए सिरे से संगठन हुआ और यही कालांतर में मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार बनी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदार अभिजात वर्ग के लोग होते थे और मनसब की संख्या से शासन में उस व्यक्ति विशेष की, यानी मनसबदार की रैंक का या उसकी श्रेणी का या उसके पद का बोध होता था। मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद अथवा श्रेणीबद्ध पद है। इतिहासकार इरविन ने, जिन्होंने मुगल आर्मी नामक पुस्तक लिखी है और उन्होंने मुगल सेना का अध्ययन किया है, उनका ये कहना है कि मनसब का उद्देश्य पद श्रेष्ठता निर्धारण तथा वेतन दर का वर्गीकरण था। इसका अभिप्राय किसी विशेष पद या कार्य के संपादन से नहीं था। इसका अर्थ केवल इतना था कि मनसब पाने वाला व्यक्ति सरकारी सेवा में है और आवश्यकता अनुसार वह किसी भी प्रकार की सेवा के लिए बाध्य है। तो मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कैसे हुआ, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ घुड़सवार सैनिकों में सुधार की समस्या को लेकर के। घुड़सवार सैनिक जो थे वो उस समय सेना के प्रमुख अंग हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम 1566 ईस्वी में अकबर का ध्यान सेना की समस्याओं की ओर गया और उसने ये देखा कि राजकीय अधिकारियों को वेतन के बदले में जो जागीरें इत्यादि दी जाती थी और उनकी आय का निर्धारण जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता था। तो इसलिए जो है उसने उसमें सुधार करने का प्रयास किया। उसके वित्त मंत्री उस समय जो मुजफ्फर खां थे, मुजफ्फर खां ने उनकी शिकायत को दूर कर दिया, किंतु अब इन अधिकारियों को एक निश्चित संख्या में सेना रखने पर विवश कर दिया गया। सैनिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया तथा उनका वेतन जो है वो
उसी के अनुसार, मतलब जितने वो सैनिक रखते थे तो उसी तरह से उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया। जैसे 48,000 दाम, 32,000 दाम और 24,000 दाम वार्षिक, तथा 100 रुपये और 66.5 रुपये और 50 रुपये माहवार निश्चित हुआ। तो सेना की सुदृढ़ता के लिए अच्छे घोड़ों का होना बहुत आवश्यक था, किंतु अच्छे घोड़े इत्यादि बहुत सारे जो अमीर थे, बहुत सारे जो जागीर प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, तो वो अच्छे घोड़े वगैरह नहीं रखते थे, मेंटेन नहीं करते थे, और निरीक्षण के समय जो है वो भाड़े के घोड़े प्रस्तुत कर देते थे। तो इस दोष को दूर करने के लिए 1573 ईस्वी में अकबर ने दाग प्रथा चलाई, और तो बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे उनको अपना नुकसान दिखाई दे रहा था। लेकिन अकबर ने इसकी परवाह नहीं की, वो दृढ़ संकल्प था। और अब जो है निरीक्षण के समय एक मनसबदार दूसरे मनसबदार से अपना घोड़ा जो है वो बदल नहीं सकता था। तो सैनिकों की संख्या निश्चित करने के लिए अकबर ने दशमिक प्रणाली अपनाई। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में इसका उल्लेख किया है। उसके अनुसार अकबर ने प्रारंभ में 10 घुड़सवारों से प्रारंभ कर 10,000 घुड़सवारों के बीच 66 श्रेणियाँ निश्चित की, जो श्रेणियाँ और नाम तालिका हैं, उसमें केवल 33 श्रेणियों का उल्लेख है आईन अकबरी में जो दी गई है मनसबदारों की श्रेणियाँ। तो ब्लॉकमैन के अनुसार मनसबदारों की वास्तविक श्रेणियाँ 33 ही थीं। डॉक्टर कुरैशी, IH कुरैशी ने मुग़ल प्रशासन पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका भी ये अनुमान है कि मनसबदारों की वास्तविक श्रेणियाँ 33 ही थीं और बाकी 33 श्रेणियाँ जो थी वो सैद्धांतिक थी। तो मनसबदारों की नियुक्ति के संबंध में हम बात करते हैं। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं बादशाह करता था और उन्हें बादशाह के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था। कभी कभी राजकुमार, प्रांतों के सूबेदार अथवा सैनिक अभियानों के सेनापति मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सम्राट से या बादशाह से योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करते थे, संस्तुति करते थे। मनसबदार की पदोन्नति भी बादशाह के ऊपर निर्भर रहती थी। इसकी संस्तुति वे राजकुमार तथा सेना नायक करते थे जिनके अधीन वे मनसबदार कार्यरत होते थे, कार्य करते थे। कभी कभी कोई विशेष अवसर होता था, जैसे कोई शुभ अवसर इत्यादि होता था, तो उस समय भी मनसबदारों के मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाती थी। अब्दुल अजीज़ के अनुसार 1602 ईस्वी और 1605 के मध्य अकबर के जात के साथ सवार मनसब प्रदान करने की कुछ घटनाओं का उल्लेख है, लगभग 37 घटनाओं का। इससे यह प्रकट होता है कि जात तथा सवार के द्वैध मनसब का प्रचलन अकबर के शासनकाल के अंत तक हो गया था। तो मनसबदारी प्रथा की एक प्रमुख विशेषता थी जात और सवार पद। रामप्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर RP त्रिपाठी के अनुसार जात मनसब के आधार पर मनसबदार को सैनिक रखने पड़ते थे और सवार मनसब के आधार पर उसे भत्ता प्राप्त होता था। तो डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि यह भत्ता 2 रुपये प्रति सवार था। जात तथा सवार के अर्थ के विषय में भी इतिहासकारों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। अब जैसे ब्लॉकमैन ये कहते हैं कि जात सैनिकों की वह संख्या थी जिसके रखने की आशा मनसबदारों से की जाती थी, किंतु मनसबदार उतने सैनिक नहीं रखते थे। जितने सैनिक के वे रखते थे उसका बोध सवार मनसब से होता था। तो मनसबदार को जात संख्या के आधार पर वेतन मिलता था। इरविन का मत है कि सवार पद एक अतिरिक्त सम्मान था तथा मनसब प्राप्तकर्ता को जात से सूचित संख्या के अतिरिक्त सवार पद की संख्या से सूचित सैनिक भी रखने पड़ते थे। CSK राव ने जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री के एक लेख में यह विचार प्रस्तुत किया है
की जात पैदल तथा सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या थी। अब्दुल अजीज के अनुसार जात मनसब एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े, भारवाहक पशु और गाड़ियां रखने का बोधक था, जबकि सवार मनसब जो है इसका बोधक था कि वास्तव में मनसबदार को कितने घोड़े रखने पड़ेंगे और इसके लिए उसे अतिरिक्त धन प्राप्त होता था। डॉक्टर I.H. कुरैशी के अनुसार सवार का मनसब मान सूचक था, सम्मान सूचक था और इससे मनसबदार के को बिना अश्वारोही रखे अधिक वेतन प्राप्त होता था। तो उपर्युक्त सारे मतों की विवेचना करने के उपरांत, उनका परीक्षण करने, विश्लेषण करने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि जात मनसब लोक प्रशासन में मनसबदार के स्थान और पद का सूचक था। इसके आधार पर प्राप्त वेतन से वह अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सवार मनसब के आधार पर वह नियमानुकूल अश्वारोही रखता था। तो उस काल के जो आंकड़े इतिहासकारों ने बहुत सारे, जैसे मैंने ऊपर बहुत सारे इतिहासकारों के नाम लिए, तो इतिहासकारों ने उस काल के आंकड़े इकट्ठे किए हैं और उन आंकड़ों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि जात की संख्या सवार से अधिक रहती थी। अब्दुल अजीज ने 5 ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां सवार का मनसब जात से अधिक है, किंतु वे उसे प्रतिलिपि तैयार करने वाले की भूल मानते हैं। अतहर अली ने पुस्तक लिखी है मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। तो अतहर अली ने औरंगजेब के काल के 62 ऐसे मनसबदारों की सूची प्रस्तुत की है जिनका सवार मनसब जात से अधिक था। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुभवी व्यक्ति की कमी तथा मितव्ययिता के कारण औरंगजेब के काल में कुछ लोगों के सवार मनसब में वृद्धि की गई, किंतु यह कोई सुधार अधिनियम नहीं था। अतः स्पष्ट है कि साधारण नियम यही था कि सवार की संख्या जात से अधिक न हो। केवल विशेष परिस्थितियों में औरंगजेब के काल में इसमें परिवर्तन किया गया, किंतु यह बहुत सीमित था और उच्च मनसबदारों पर इसे लागू नहीं किया गया। तो मनसब लिखते समय जात पहले और सवार बाद में लिखा जाता था, यानी जात अर्थात जात का महत्व जो है वो सवार से अधिक था। अकबर के शासनकाल के अंत में 2 और 3 घोड़े रखने वाले सैनिकों का भी अस्तित्व था। जहांगीर के शासनकाल में मनसब के साथ 2 अस्पा और सेह अस्पा जोड़ा जाने लगा, अर्थात कि कोई भी सैनिक जो है 2 घोड़े अथवा 3 घोड़े रख सकता था। शाहजहां के काल में इसका प्रचलन बढ़ गया थोड़ा, और औरंगजेब के काल में इसका प्रचलन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके शासन के प्रथम 20 वर्ष में 1000 जात के मनसबदारों की संख्या 486 थी, जिसमें से 68 2 अस्पा से अस्पा वाले मनसबदार थे। उसके शासन के अंतिम 30 वर्षों में 1000 जात तथा इससे अधिक के मनसबदारों में से 70 2 अस्पा से अस्पा थे। शाहजहां के शासन के तीसरे वर्ष में 253 मनसबदारों में से 25 2 अस्पा और से अस्पा मनसब के थे। तो मित्रों, 17वीं शताब्दी में मनसब के साथ एक पद और जोड़ दिया गया जिसे कहते थे मशरूत मनसब। तो मशरूत मनसब भी जोड़ा जाने। मशरूत का अर्थ है कि जो किसी शर्त के साथ निर्धारित हो। कभी कभी कार्यपालन के आवश्यकता पड़ने पर मनसबदार के मनसब में अल्पकालीन वृद्धि कर दी जाती थी और कार्यपालन हो जाने के उपरांत यह अतिरिक्त मनसब जो था वो निरस्त कर दिया जाता था, यानी विशेष समय में विशेष कार्य के लिए मनसब में वृद्धि कर दी जाती थी, फिर बाद में जब कार्य पूरा हो जाता था तो उसे निरस्त कर दिया जाता था। मनसबदारों को वेतन नकद या उसके अनुरूप जागीरों के रूप में दिया जाता था। अब्दुल अजीज के अनुसार अकबर के शासनकाल में
साधारण अश्वारोही जो होता था उसका वार्षिक वेतन करीब 240 रुपये होता था, या आप कह सकते हैं कि 9,600 दाम या 240 रुपये। जहांगीर के काल में भी यही वेतन दर जो है वो प्रचलित रही। शाहजहां के 2 फरमानों के आधार पर मोरलैंड ने प्रत्येक अश्वारोही का वेतन 1630 ईस्वी में 8,800 दाम अर्थात 220 रुपये तथा 1638-39 में 8,000 दाम निश्चित किया है। इन्हें हम देखते हैं घट रहा है वेतन। तो इरविन का कथन है कि औरंगजेब के काल में प्रत्येक अश्वारोही को 8,000 दाम प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त होता था। वेतन दर अकबर के शासनकाल में अधिक थी तथा आगे चलकर धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उसमें कमी आती गई वेतन दर में। तो वेतन नकद अथवा जागीर के रूप में दिया जाता था। अकबर नकद वेतन पर ज़्यादा जोर देता था, जबकि जहांगीर के समय में जागीर प्रथा ने जोर पकड़ लिया। तो इस तरह से वेतन का संबंध भूमि कर से जुड़ गया। तो अकबर के शासनकाल में भूमि की पैमाइश के समय उसमें कुछ दोष रह गए थे। इसके कारण क्षेत्र की निर्धारित जो मालगुजारी थी या भू राजस्व था, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जमा और हासिल जो आंकड़े थे उसमें काफ़ी अंतर आने लगा। जमा का मतलब क्या होता है? जमा का मतलब होता है इस्टीमेटेड इनकम अर्थात अनुमानित आय, और हासिल का मतलब होता है एक्चुअल इनकम या वास्तविक आय। तो जमा और हासिल आंकड़ों में अंतर आ रहा था जो है भूमि की पैमाइश के दोषों के कारण। तो जहांगीर के काल में वेतन के एवज में दी गई जागीर निर्धारित मालगुजारी यानी कि जो इस्टीमेटेड इनकम के आधार पर होती थी। मनसबदार जब जागीर में पहुंचता था तब उसको ये पता चलता था कि उसे तो वेतन के बराबर की जागीर मिली है, लेकिन एक्चुअल में जो हासिल हो रहा है उसके अनुसार पे देखा जाए तो उसे जो हासिल होता था वो बहुत कम होता था। तो इस तरह से जमा और हासिल आंकड़े जो थे उनमें अंतर होने से बड़ी असुविधा हो जाती थी मनसबदारों के लिए। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए शाहजहां के काल में यह आज्ञा दी गई कि यदि प्राप्तकर्ता मनसबदार की जागीर का हासिल जमा का आधा हो तो उसे शशमाहा यानी छमाही, और यदि 1/4 हो तो उसे सेह माहा या तिमाही कहा जाए। तो इस तरह तिमाही, छमाही और 9 माही नामों से यह प्रचलित हुआ। मनसबदारों तथा अश्वारोहियों के वेतन से कटौती भी कभी कभी कर ली जाती थी। शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में खुराक के दब्बाब के नाम से एक कटौती होती थी जो मनसबदारों के अधीन जानवरों के चारे इत्यादि पर खर्च किया जाता था। इसी तरह से दक्षिणी अधिकारियों के वेतन का 1/4 भाग कटौती के रूप में ले लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जुर्माना तथा मनसबदारों को दिया गया अग्रिम जो मुतालिबा भी वेतन से काट लिया जाता था। तो अब मित्रों हम बात करते हैं मनसबदारों की संख्या के ऊपर। मनसबदारों की संख्या बादशाह की इच्छा तथा शासन की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता था कि कितने मनसबदार होंगे, कितने नहीं होंगे। और नए मनसबदारों की नियुक्ति तथा पुरानों की मृत्यु से संख्या में बराबर परिवर्तन होता रहता था। साधारणतः उच्च मनसब सम्राट के या बादशाह के पुत्रों और बादशाह के निकट संबंधियों इत्यादि के लिए ही सुरक्षित रहता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब सभी ने अपने पुत्रों को ऊंचे ऊंचे मनसब प्रदान किए। अकबर ने सलीम को 1585 ईस्वी में 12,000 का मनसब प्रदान किया था। तो जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 जात और 20,000 सवार का, और परवेज को 20,000 जात और 10,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। वहीं शाहजहां के विद्रोह करने पर जहांगीर ने परवेज का मनसब बढ़ाकर 40,000 जात और 30,000 सवार कर दिया था। औरंगजेब ने अपने पुत्र
मुअज्जम को 40,000 जहाज 40,000 सवार का मनसब दिया था। डच यात्री डी लायट ने एक सूची प्रस्तुत की है जिसके अनुसार अकबर की मृत्यु के समय 1,000 से 5,000 के बीच मनसबदारों की संख्या 301 थी तथा 10 से 5,000 के बीच मनसबदारों की संख्या 2,840 थी। जहांगीर के शासनकाल में 1,000 के ऊपर मनसबदारों की संख्या 302 तथा 500 से ऊपर मनसबदारों की संख्या 438 थी। इसी तरह से शाहजहां के शासनकाल में कुल मनसबदारों की संख्या 600 से 7,000 तक करीब 764 थी। औरंगजेब के समय में 1658 से 1678 ईस्वी के बीच 1,000 से अधिक मनसबदारों की संख्या 486 थी तथा यही संख्या 1678 से 1707 के बीच में 575 तक पहुंच गई। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन तथा मुगल सैन्य व्यवस्था, मुगल सैन्य संगठन का प्रमुख आधार थी। मनसबदार मुगल साम्राज्य का अभिजात वर्ग था और अगर राजपूत राजवंशों को छोड़ दिया जाए तो यह वंशानुगत नहीं था। मनसबदार की मृत्यु के बाद जब्ती प्रथा के अनुसार राज्य उसकी संपत्ति को अधिकृत कर लेता था, उसका अधिग्रहण कर लेता था और मनसबदार सम्राट के प्रति स्वामी भक्त रहते थे। इसी प्रकार इसी पर उनका अस्तित्व तथा पदोन्नति निर्भर रहती थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को उमरावों के साथ एक तरह से उमरावों के साथ जो है वो मित्रता का भाव रखने का परामर्श दिया था शाहजहां ने दारा शिकोह को। तो औरंगजेब कहता था कि उमरा जो है, जो बहुत अच्छे होते हैं, जो स्वामी भक्त उमरा होते हैं, वो खरे सोने के समान है। तो इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को भी उमरावों से अच्छा संबंध रखने की सलाह दी थी। औरंगजेब को हम देखते हैं कि वो उन्हें खरा सोना समझता था जो स्वामी भक्त होते थे। और सैन्य संगठन का दायित्व मनसबदारों के ऊपर चूंकि था तो इसलिए मुगल सरकार जो है वो बहुत सारी परेशानियों से, जो प्रशासनिक परेशानियां थी उनसे बच जाती थी। लेकिन इस प्रथा के बहुत सारे दोष भी थे। इस प्रथा के कारण सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। सैनिक मनसबदारों के प्रति ही, जो सैनिक होते थे, मतलब जो मनसबदारों के सैनिक होते थे, वो मुगल बादशाह के प्रति स्वामी भक्त होने से पहले वो अपने मनसबदारों के प्रति स्वामी भक्त रहते थे। तो और उसके अलावा सेना का केंद्रीकरण, सेना का जो है वो केंद्रीकरण होने से उसमें कमजोरी आ जाती थी। सेना के केंद्रीकरण मतलब अत्यधिक केंद्रीकरण होने से सेना का, तो उसमें कमजोरी आ जाती थी और सैनिकों का तबादला नहीं होता था, तो इससे भी परेशानी होती थी। सैनिकों का वेतन मनसबदारों द्वारा निर्धारित किया जाता था, तो इसके कारण अक्सर जो है वो भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती रहती थी, जिसके लिए शासन को बारंबार जो नियम थे उनमें परिवर्तन करना पड़ता था। तो मनसबदार पूर्णतया हम कह सकते हैं कि सैनिक अधिकारी नहीं थे। सैनिक अभियानों से अचानक उन्हें सिविल प्रशासन में भेज दिया जाता था। तो इस तरह से मनसबदार जो थे वो दोहरी जिम्मेदारी निभाते थे। उन्हें जो है नागरिक प्रशासन की देखभाल भी करनी पड़ती थी, साथ ही साथ उन्हें सैनिक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता था। इसी तरह से मनसबदार होने से ऐसे व्यक्तियों को सैनिक अभियानों में भेज दिया जाता था जो योग्य नहीं थे। यानी कि बहुत सारा हमें मुगल शासन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं कि मनसबदार होने के कारण कुछ ऐसे लोग जिन्हें लड़ने का अनुभव नहीं था या जो अच्छे सैनिक नहीं थे, अच्छे सेनापति नहीं थे, वो दूसरे कार्यों में ज़्यादा दक्ष होते थे, उन्हें युद्ध में भेज दिया जाता था। अब हमारे सामने बीरबल और टोडरमल का उदाहरण है। बीरबल और टोडरमल को भी सैनिक अभियानों में जाना पड़ा था। इससे सेना की दक्षता और कार्यक्षमता में
कमी रह जाती थी। तो फिर भी कुल मिलाकर के मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। जो समकालीन इतिहासकार हैं और जो जैसे अबुल फजल इत्यादि और जो दूसरे जो बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन विदेशी यात्रियों ने मनसबदारी प्रथा की उपयोगिता का उल्लेख विस्तार से किया है। जैसे अभी हमने डी लायट के बारे में ऊपर जिक्र किया था, जिसने मनसबदारों की एक सूची प्रस्तुत की थी। तो इस प्रणाली ने 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य को स्थिरता और गौरव प्रदान किया। बहुत सारे जो मनसबदार थे, जैसे राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह ने अकबर के लिए बहुत सारी विजयें की थी। इसी तरह से जो बहुत सारे राजपूत शासक थे जिनको बड़ी बड़ी मनसबें दी गई थी, उन्होंने अकबर को एक अखिल भारतीय शासक बनाने में पूरा सहयोग दिया था और उन्होंने बड़े बड़े सैन्य अभियानों का संचालन किया था। आगे चल कर के हम देखते हैं जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब इत्यादि के समय में इन मनसबदारों का जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने में, साम्राज्य को गौरव प्रदान करने में। तो कुल मिला करके कतिपय दोषों के होते हुए भी यह जो प्रथा थी वह मुगल साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप थी और मुगलों ने मनसबदारों पे काफ़ी भरोसा किया। हालांकि आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा में संकट आ गया और अयोग्य व्यक्तियों को बहुत बड़ी बड़ी मनसबें दी जाने लगी, जागीरों का अभाव हो गया। तो इससे जो है वो मनसबदार उनकी कार्यक्षमता में, उनकी योग्यता में बहुत कमी आ गई और बहुत सारे मनसबदार जो थे भ्रष्टाचार इत्यादि से ग्रस्त हो गए। तो इस तरह से वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बाद में बनी। लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी में मनसबदारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।